वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम्स 2021 में। इंटरनल सिक्योरिटी के करंट अफेयर्स के रिवीजन का ये हमारा 9वां लेक्चर है। आज के इस सेशन में हम मई महीने के इंटरनल सिक्योरिटी के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। इस सेशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल P-8I पेट्रोल एयरक्राफ्ट के बारे में है। हाल ही में बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि अमेरिका ने यह क्लियर किया है कि वो 6 P-8I पेट्रोल एयरक्राफ्ट इंडिया को देंगे, जिसकी कॉस्ट लगभग 2.42 बिलियन यूएस डॉलर होगी। ये बातचीत इंडिया की काफी पहले से हो रखी है। उन्होंने बस क्लैरिफिकेशन दिया कि भाई जो बातचीत हुई है वो क्लियर है, इंडिया जब चाहे हमसे परचेज कर ले। देखिए ये है क्या, ये जो पेट्रोल एयरक्राफ्ट है ये लॉन्ग रेंज मल्टी मिशन मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है। कई तरीके के काम इससे आप ले सकते हैं। मेजरली ये सुपरविजन करता है। जो वहां की बोइंग कंपनी है वो इसे बनाती है और इंडियन नेवी इसके कई सारे एयरक्राफ्ट अभी इस्तेमाल कर भी रही है। ये जब आएंगे तो डेफिनेटली ये इंडिया का जो तुपोलेव TU-142 एयरक्राफ्ट है उसे रिप्लेस करेंगे, जो इंडियन नेवी राइट नाउ इस्तेमाल कर रही है। P-8I एयरक्राफ्ट जो है वो P-8A के वेरिएंट हैं, जो यूएस की नेवी इस्तेमाल करती है। उसी का वेरिएंट है जो वो बाकी देशों को सेल करते हैं, बेचते हैं। P-8I एयरक्राफ्ट जो है वो 789 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लाई कर सकता है और 12,496 मीटर की ऊंचाई तक जा सकता है। इसके पास ये सभी वेदर में काम करने में सक्षम है, दिन में, रात में, और हर तरीके की प्रिसाइज इंफॉर्मेशन गैदर कर सकता है। अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें तो इंडियन नेवी की कैपेसिटी को, जो सर्विलांस की कैपेसिटी है, ये 30 सालों के लिए बढ़ा देगा। इसे आसानी से हम आर्म फोर्सेस में अब्जॉर्ब कर सकते हैं, कोई बहुत दिक्कत नहीं आएगी। और इससे मिलिट्री बैलेंस भी कोई बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि ये बहुत कोई घातक इक्विपमेंट नहीं है। हालांकि सबमरीन्स पर अटैक करने के लिए काफी कैपेबल है। सबमरीन्स वगैरह को ये अटैक कर सकता है। दैट्स व्हाई इंडिया इसमें इंटरेस्टेड है, क्योंकि चाइनीज सबमरीन कैपेसिटी काफी अच्छी है। अब हम बहुत ज़्यादा सबमरीन्स तो ले नहीं सकते, लेकिन उसे काउंटर करने के लिए अगर हमारे पास ये पेट्रोल एयरक्राफ्ट है तो डेफिनेटली इससे हमें मदद मिलेगी। एंटी सरफेस वॉरफेयर में भी कैपेबल है। इंटेलिजेंस, मैरीटाइम पेट्रोल, सर्विलांस और किसी भी मिशन को ओवरसी करने में भी हम इसकी मदद ले सकते हैं। आर्टिकल आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में है, जो कि इजराइल से बिलोंग करता है। हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, क्योंकि जो मिसाइल अटैक्स किए गए हमास के द्वारा गाजा पट्टी से, उन्हें बहुत एक्यूरेसी के साथ इंटरसेप्ट किया गया इस एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा। बिल्कुल क्लियर है, यहां से मिसाइल्स आई और इन्होंने जाकर उसे अटैक करके डिस्ट्रॉय कर दिया। इनका यह कहना है कि 90% मिसाइल्स जिन्होंने अटैक किया था उन्हें इंटरसेप्ट करके डिस्ट्रॉय कर दिया गया। मतलब ये काफी एक्यूरेट है अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज में। आयरन डोम, जो कि इसका नाम है, वो शॉर्ट रेंज ग्राउंड टू एयर एयर डिफेंस सिस्टम है। मतलब जमीन पर से ये आसमान में मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर सकते हैं, उन्हें रोक सकते हैं, उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसे डेवलप किया गया है इजराइल के डिफेंस मैन्युफैक्चरर राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम के द्वारा। ये वहां की कंपनी है जो डिफेंस के इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करती है। हालांकि ये काम इन्होंने अकेले नहीं किया है, रैदर इसमें उन्हें यूनाइटेड स्टेट्स की भी मदद मिली है। इसे 2011 में डिप्लॉय कर दिया गया था इजराइल की सिक्योरिटी के लिए। उसके बाद ये लगातार उन्हें सिक्योर करता रहा है। ये ना केवल रॉकेट्स बल्कि आर्टिलरी और मोटार्स को भी इंटरसेप्ट करने में कैपेबल है। एट द सेम टाइम ये एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स और जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स होती हैं, ड्रोन्स होते हैं, उनको भी अटैक करके डिस्ट्रॉय कर सकता है 70 किलोमीटर्स की रेंज में। ये वर्क कैसे करता है, इसमें देखिए 3 मेन सिस्टम्स हैं। पहला सिस्टम है रडार। ये जो भी अटैक हो रहा है उसे ट्रैक करता है, डिटेक्ट करता है। दूसरा है वेपन कंट्रोल। ये जो भी वेपन्स इंस्टॉल किए गए हैं जिन्हें इंटरसेप्ट करने के लिए लॉन्च किया जाएगा उन्हें कंट्रोल करता है। और तीसरा पार्ट है मिसाइल फायर। ये मिसाइल फायरिंग यूनिट है। यहीं से मिसाइल्स को अटैक के लिए भेजा जाता है, इंटरसेप्ट करने के लिए भेजा जाता है। इनफैक्ट ये जो वेपन कंट्रोल सिस्टम है, ये मिसाइल फायरिंग यूनिट और रडार के बीच में एक कम्युनिकेशन भी स्टैब्लिश करता है। इस तरीके से ये आने वाली मिसाइल्स को रोकने में कैपेबल होते हैं। कुछ और भी फीचर्स हैं इस आयरन डोम के, जैसे जो मिसाइल है ये सभी प्रकार के वेदर कंडीशंस में कैपेबल है, डे और नाइट दोनों में ही कैपेबल है खतरे को डिटेक्ट करके उसे डिस्ट्रॉय करने में। इजराइल क्लेम करता है कि इसने थाउजेंड्स ऑफ एनिमी लॉन्चेस को आज तक इंटरसेप्ट करके डिस्ट्रॉय किया है और इसकी एक्यूरेसी 90% से ज़्यादा है, जबकि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि नहीं, इसकी एक्यूरेसी 80% के आसपास ही है। खैर, काफ़ी एक्यूरेट है ये। इंडिया के पास क्या है डिफेंस सिस्टम? देखिए, इंडिया अभी S-400 ट्रिम्फ खरीदने का प्लान बना चुका है। इनफैक्ट इसकी जो पहली खेप है वो हमें जल्दी ही मिल जाएगी।
इंडिया ने रशिया से S-400 ट्रम्फ को खरीदा है। ये देखिए 3 प्रकार के थ्रेट्स को हैंडल करने में कैपेबल होगा, रॉकेट्स, मिसाइल्स और क्रूज मिसाइल। हालांकि इजराइल ने हमसे बोला था कि आप हमारा आयरन डोम ले लीजिए, लेकिन इंडिया ने डिनाई कर दिया था क्योंकि इसकी रेंज बहुत कम है और इंडिया के ऊपर जो अटैक करने वाली कंट्रीज हैं वो चाइना और पाकिस्तान है। ये डेफिनेटली बड़ी मिसाइल से अटैक करेंगे। हमें ज्यादा कैपेबल डिफेंस सिस्टम चाहिए और वो कैपेबिलिटी S-400 ही हमें दे सकता है क्योंकि इसकी रेंज काफी ज्यादा है। इसका जो डिफेंस बबल है, मतलब वो एरिया, जैसे जो आयरन डोम है वो इतने एरिया में जो भी मिसाइल्स आ रही हैं उनको हिट कर सकता है अगर एक यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है तो जो S-400 है उसका डिफेंस बबल काफी बड़ा है, ये काफी बड़ा एरिया कवर कर सकता है, इसलिए ये हमारे लिए ज्यादा बेहतर है। ये मोबाइल सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जिसे रशिया ने डिजाइन किया है। ये 400 किलोमीटर के रेंज में जो भी एरियल टारगेट्स आ रहे हैं उनको हिट कर सकता है 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर। ये एक बार में 100 से ज्यादा एयरबोर्न टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है और 6 को एक साथ डिस्ट्रॉय कर सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल गोवा के मैरीटाइम सिंपोजियम के बारे में है। गोवा मैरीटाइम सिंपोजियम GMSM 2021, इसे नेवल वॉर कॉलेज गोवा ने अभी हाल ही में कंडक्ट किया। सिंपोजियम का मतलब होता है कि कुछ एक्सपर्ट्स आपस में मिलेंगे और बातचीत करेंगे। इंडियन नेवी ने नेवल वॉर कॉलेज गोवा जो है उसी के एजिस में इसे कंडक्ट किया है। यहां पर जो इंडियन ओशन की 13 लिटोरल कंट्रीज हैं, लिटोरल का मतलब होता है किनारे के देश, वो सभी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। मतलब उनके जो नेवल रिप्रेजेंटेटिव थे वो यहां पर आए। 2000 इंडिया, बांग्लादेश, कोमोरोस, इंडोनेशिया, मेडागास्कर, मलेशिया, मालदीव्स, मॉरिशस, म्यांमार, सिशलीज, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड। अब देखिए यहां पर थीम क्या थी? थीम ये थी कि हमें मैरीटाइम सिक्योरिटी और नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स जो इमर्ज हो रहे हैं उन्हें हैंडल करना है। इसमें इंडियन ओशन रीजन की जो नेवीज हैं इनका क्या रोल हो सकता है। अब ऑब्जेक्टिव ये था कि हमें इंडियन ओशन रीजन की कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है कि यहाँ की जो नेवीज हैं वो इतनी स्ट्रांग हो कि इन सभी थ्रेट्स को टैकल कर लें। अब यहाँ पे एक शब्द आया था, नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट। नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट का मतलब क्या होता है, लेट मी एक्सप्लेन। देखिए पहले ट्रेडिशनल थ्रेट्स हुआ करते थे, जैसे पानी के मुद्दे पर झगड़ा हो जाता था, किसी ने किसी की टेरिटरी ऑक्यूपाई कर ली, झगड़ा हो जाता था, पॉलिटिकल इकोनॉमिक क्राइसिस होता था या फिर मैरीटाइम डिस्प्यूट हुआ करते थे। ये थे ट्रेडिशनल थ्रेट। लेकिन हाल फिलहाल में कुछ नई प्रकार की समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं, लाइक क्लाइमेट चेंज, क्रॉस बॉर्डर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, रिसोर्स डिप्लेशन, साइबर सिक्योरिटी रिस्क, इन्फेक्शियस डिसीज लाइक कोविड-19, नेचुरल डिजास्टर, इरेगुलर माइग्रेशन, एक जगह से दूसरी जगह पे लोगों का चले जाना बिकॉज ऑफ थ्रेट, फूड शॉर्टेज, स्मगलिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, लोगों की स्मगलिंग, ये सब नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स हैं। तो हमें इसे भी इंडियन ओशन रीजन में हैंडल करना है। अब देखिए इंडियन ओशन रीजन IOR की बात कर रहे हैं तो मैप में लोकेशन देखिए, ये है पूरा इंडियन ओशन रीजन। इसका पूरा एरिया देखिए, अगर आप देखना चाहेंगे तो ये पूर्व में, या फिर ये समझिए कि हम पहले वेस्ट की बात करते हैं, पश्चिम में ये ईस्ट अफ्रीका से स्टार्ट होता है। यहाँ ईस्ट अफ्रीका से नॉर्थ में आपको मिलेगा इंडिया, साउथ में अंटार्कटिका और इधर ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया। ये पूरा रीजन जो है वो आता है इंडियन ओशन के एम्बिट में। ठीक है, ये आपने समझ लिया। अब देखिए इंडियन ओशन रीजन जो है वो काफी ग्रोइंग जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि लगातार यहां पर राइवलरी की सिचुएशन बनती है, जो यहां के देश हैं उनके बीच में भी, और एक्सटर्नल पावर्स भी यहां पर अपना दबदबा बनाने की कोशिश करती है, लाइक USA, चाइना। इंडियन ओशन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ओशन है, जो कि अर्थ के सरफेस का 20% जो वाटर है वो कंट्रीब्यूट करता है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल बात करता है INS राजपूत के बारे में, जो असल में एक डिस्ट्रॉयर शिप था। खास बात इसकी ये थी कि इंडिया का पहला बड़ा डिस्ट्रॉयर शिप INS राजपूत था। जो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि डिकमीशन होने वाला है ये, अब इसकी सेवाएं ख़त्म होने वाली हैं, कि इसकी खास बात जो थी कि क्या ये एक इंडियन शिप था, तो नहीं, ये असल में USSR द्वारा दिया गया था और यूक्रेन में बनाया गया था। इस डिस्ट्रॉयर के इंडियन नेवी में आने के बाद हमने देखे इंडियन नेवी ने कई और डिस्ट्रॉयर खरीदे और बनाए भी इंडिया ने खुद। डिस्ट्रॉयर्स का काम क्या होता है कि अगर मिसाइल्स या सबमरीन्स या फिर इवन छोटे मोटे लेवल पे एयरक्राफ्ट भी अगर हैं तो उनको डिस्ट्रॉय किया जा सके। तो INS राजपूत एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर था, और राजपूत क्लास के जो शिप्स इंडियन नेवी में होते हैं उसका एक लीड शिप था, और ये 1980s में, जैसे मैंने आपको बताया, इंडिया में ऐड किया गया था। और इसका काम क्या था, लैंड टारगेट्स हो या फिर एंटी एयरक्राफ्ट एक्टिविटीज़ को डिस्ट्रॉय करना। इसने कुछ बहुत ही एसेंशियल मिशंस में काम किया था। वो मिशंस हमें पता होने चाहिए कहाँ पर हुए थे,
लाइक अगर आपको पता हो ऑपरेशन क्रोज नेस्ट कहाँ हुआ था, तो वो लक्षद्वीप में हुआ था। ऑपरेशन पवन श्रीलंका में हुआ था। ऑपरेशन अमन अगेन श्रीलंका में जब पीस कीपिंग फोर्सेस इंडिया की थी तब उसमें इसका इस्तेमाल किया गया था। और ऑपरेशन कैक्टस ये तो काफ़ी फेमस है ऑलरेडी, कि जब मालदीव्स में वहाँ की सरकार को होस्टेज बनाने की कोशिश की जा रही थी, तख्ता पलट की कोशिश की जा रही थी, तो इंडिया ने जो हेल्प भेजी थी तो वो ऑपरेशन कैक्टस के थ्रू गई थी, जहाँ ये INS राजपूत गया था। तो ये चारों ऑपरेशंस कहाँ कहाँ हुए थे ये आपको पता होना चाहिए। अगर 4 ऑप्शन में आया कि विच वॉज इन इंडिया, तो ऑपरेशन क्रोज नेस्ट वॉज इन लक्षद्वीप। बस इतना पता रहे काफ़ी है। ग्वाटेमाला बे के डिटेंशन कैंप के बारे में जो न्यूज़ आई है कि US प्रेसिडेंट ने बोला है कि वो अब शायद ये डिटेंशन कैंप है उसको बंद कर देंगे। तो ग्वाटेमाला बे असल में है क्या? तो ये सीधी भाषा में बोलूँ तो अमेरिका का काला पानी है, जो वहाँ के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने जब 2002 में मतलब US पे जब अटैक हुआ था वो टेररिस्ट वाला 9/11 का, उसके बाद इन्होंने एक यहाँ पे वॉर ऑन टेरर छिड़ दी थी, इराक अफगानिस्तान जगह जगह पे वहाँ पे। और जो लोगों में शक होता था उनको उठा के एक जेल में भेजते थे, विच इज़ वाज इन ग्वाटेमाला बे, जो कि क्यूबा में है। अमेरिका से थोड़ा बाहर ये द्वीप है यहाँ पर, अभी हम इसको और डिटेल में देखेंगे। यहाँ भेजा जाता था ताकि उनको वहाँ डाल दिया बिना ट्रायल के, शक के पे उठा के डाल दिया और फिर उनको टॉर्चर किया जाता था, 3rd डिग्री टॉर्चर। अगर आपने हॉलीवुड के फिल्में देखी हैं तो आपको और अच्छे से पता होगा, काफ़ी न्यूज़ में भी रहा था, ये बहुत बुरी तरह टॉर्चर लोगों को किया जाता था। और इसे गीमो भी कहते थे, क्योंकि ये ग्वाटेमाला बे जो क्यूबा के वहाँ के कोस्ट पर है। क्यूबा अमेरिका का दुश्मन, लेकिन अमेरिका तो उनके ही आइलैंड पे एक इन्होंने अपनी जेल बनाई हुई थी। तो याद रखिए, कन्फ्यूजन ना हो आपको, हालांकि फेमस है ये, पर फिर भी पता होना चाहिए किस कोस्ट पर है। US के कोस्ट पर नहीं बल्कि क्यूबा की कोस्ट पर है। वो डिटेंशन कैंप है USA का। तो 2021 में अभी तक 780 लोगों को जो डिटेन किया था उनमें से 731 को ट्रांसफ़र कर दिया गया और 9 लोग तो कस्टडी में मर चुके हैं। तो इसमें इनडेफिनिट डिटेंशन होता था सालों साल तक, और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बोला था कि ये एक मेजर ब्रीच ऑफ ह्यूमन राइट्स है। ऑब्वियसली मानव अधिकार का बहुत बड़ा उल्लंघन था ये। तो क्यूबा का ये लोकेशन है, कैरेबियन सी है, और यहाँ आपका ग्वाटेमाला बे पे नेवल बेस है USA का। और यहीं इनका जहाँ नेवल बेस है वहाँ इन्होंने अपना डिटेंशन कैंप या एक बड़ी प्रख्यात सी जेल बनाई हुई है, जो उनका काला पानी सॉर्ट ऑफ चीज़ है। काला पानी इंडिया का कहाँ था ये पता है ना आपको? पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार। कई लोगों को वहाँ जेल में रखा गया था। कौन सी फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं, 1-2 तो आपको याद होनी चाहिए, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहती हैं वो। तो ये उसकी लोकेशन है क्यूबा में, ग्वाटेमाला बे की डिटेंशन सेंटर की। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।